नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, ये जो सब्जेक्ट लेकर मोदी सरकार आई थी, वो प्रस्ताव या वो जो बिल था, वो दो तिहाई बहुमत के कारण पिछड़ गया। यानी पार्लियामेंट में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार की हार हो चुकी है। जब ऐसी बात होती है ना, तो एक बात हमें समझना जरूरी होता है। अगर हम राजनीति के जो खेल होते हैं, दांव और पेच होते हैं, पैंतरेबाजी होती है, वो अगर समझना चाहते हैं तो एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें इसकी कारण मीमांसा करनी पड़ती है। अगर आपके पास यानी मोदी सरकार के पास अगर बहुमत था ही नहीं, और सिंपल बहुमत बीजेपी का नहीं था, एनडीए के पास बहुमत था लेकिन टू थर्ड मेजोरिटी नहीं थी, दो तिहाई बहुमत नहीं था, ऐसे में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी यानी संविधान सुधार का विधेयक लोकसभा में पारित होना बिल्कुल मुश्किल था। और फिर भी लाया गया, और कौन से समय में लाया गया, ये सब देखना पड़ता है। अचानक से बातें नहीं होती। इसका स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा पहले से बनाई होती है। हम अगर देखते हैं तो, अगर धुरंधर जैसी फिल्म देखते हैं तो, जब वो पहली बार डीआरएम में जाता है तो वो गुंडे, पठान गैंग के गुंडे उसे पीटते हैं। वो शरबत वाला आलम उसे देखता है और दरवाजा बंद के अपने दुकान में छुप जाता है। ये सब हमने देखा है ना। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है। तो ये स्क्रिप्ट की बात होती है, पटकथा की बात होती है। हमारे सामने जो दिखाया जाता है, क्या बिल्कुल वैसा ही होता है? शायद नहीं होता। और इसी को तो राजनीति बोलते हैं। जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। वो जो नहीं दिखाया जाता या छुपाया जाता है, वही अगर होता है तो समझना इसी को राजनीति बोलते हैं, इसी को कूटनीति बोलते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि हमें एक तरफ घुमाया जाता है। अब एक पहली बात देखो कि बजट सेशन हो गया, पूरा हो गया। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जो था पार्लियामेंट का, वो तो खत्म हो चुका था। उसके बाद ये बिल लाया गया और इस बिल के लिए एक स्पेशल सेशन आयोजित किया गया। तो इसकी क्या जरूरत थी? और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कौन सी है? चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलके पांच विधानसभा का मतदान होने जा रहा है। विधानसभा के लिए मतदान होने जा रहा है, और उसमें केरल, असम और पुदुचेरी का मतदान खत्म हो चुका है। दो चरण में होने वाला बंगाल का मतदान और तमिलनाडु के पूरे राज्य का मतदान बचा है। इन दोनों राज्यों में, बंगाल और तमिलनाडु में, अगर महिला वोटर ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, तो उसी समय उसकी पार्श्वभूमि में अगर ये महिला सॉरी ये महिला आरक्षण और परिसीमन का जो बिल लाया गया, क्या इतने बुद्धू है मोदी, शाह और बीजेपी की सरकार, जो पिछले 12 साल से इस देश में राज्य कर रहे हैं, वो इतने बुद्धू है? तो इसीलिए ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग जो अलग अलग घटनाएं हैं, उनका टाइमिंग हमें देखना पड़ता है कि ये इस समय लाने की क्या जरूरत थी। क्या असलियत में उसकी जरूरत थी? अगर नहीं थी तो क्यों लाया गया? ये सोचना बिल्कुल जरूरी होता है। तो ही हमें उसकी राजनीति समझ में आती है। ये आरक्षण महिला आरक्षण की बात थी, और महिला आरक्षण से जुड़कर परिसीमन से पार्लियामेंट की यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रयास था। आरक्षण किसके लिए? महिलाओं के लिए था। 30% या 33% जो कुछ होगा, तो इसके लिए 1.5 गुना लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाने वाली थी। और ये बिल गिर गया, हार गया।
तो क्या हारने के लिए ही लाया गया था? अगर उसके बाद हम प्रधानमंत्री का भाषण, देश के लिए जो भाषण प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन किया, वो देखते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है ये बिल पिछाड़ा जाए, हराया जाए, इसीलिए लाया गया था। यानी हार कर भी जीतना है, इसीलिए ये विधेयक, ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था। पक्का मालूम था। आपको याद होगा जब 2019 के चुनाव जीत गई थी बीजेपी, 300 के आगे चली गई थी, एनडीए को बड़ा भारी बहुमत मिला था, 350 के आगे का था, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में एनडीए की थी। ऐसे वक्त में 370 जो कश्मीर से संबंधित धारा है संविधान की, वो हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। उसके लिए भी उस समय का जो अधिवेशन था वो एक्सटेंड किया गया था और पहले राज्यसभा में पारित किया गया। और इसलिए राज्यसभा में पहले लाया गया क्योंकि राज्यसभा में उस वक्त बीजेपी के पास उतनी बड़ी तादाद में मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन वहां पारित करने के बाद लोकसभा तो आसान थी। तो एक तरीके से हम अगर देखें तो मोदी और शाह ये ऐसे दो पॉलिटिशियंस हैं कि जो बिल्कुल समझदारी से अपना गेम खेलते हैं। और जब गेम खेलते हैं तो कभी जीत कभी हार होती है, लेकिन हार के पीछे भी जीत का मकसद होता है। आज की हार कल की जीत हो सकती है, इसी ढंग से ये पॉलिटिक्स खेलते हैं। और मुझे याद है कि जब 2024 का चुनाव हो गया था और उसमें बीजेपी अपना बहुमत गवा बैठी थी, 303 सीटें थी बीजेपी, और बीजेपी 240 पर आ गई। सिंपल मेजोरिटी भी बीजेपी के पास नहीं थी। और उसके बाद एनडीए को बहुमत था, 293 वगैरह सीटें थी, तो एनडीए की सरकार सरकार बन सकती थी। और पहली विपक्ष की रिएक्शन क्या थी? खरगे बोले थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी हम गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहते। मानो इनको लोगों ने जनादेश दिया। इस ढंग से अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, जिसको 100 सीटें तक नहीं मिली है, हाँ पूरा विपक्ष इकट्ठा किया जाए तो कुछ 230 220 सीटें वगैरह मिली थी, वो मानते हैं, कोई ना नहीं बोल सकता, आंकड़े सामने। फिर भी आप सरकार बनाने की प्रयास नजदीक नहीं थे। लेकिन मैथमेटिक्स ये बोल रहा था कि अगर नायडू नीतीश जैसे लोग एनडीए छोड़कर विपक्ष के साथ आ जाए तो विपक्ष की मेजोरिटी बन सकती है और विपक्ष का गवर्नमेंट बन सकता है। और शायद इसी अपेक्षा में जो खरगे थे वो बोल रहे थे, हमको सरकार बनाने की जल्दी नहीं। ये बात 2 साल पुरानी है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की है। अब 2 साल निकल गए, ये अभी भी सरकार नहीं बना सके, ना बनाने की कोशिश कर सके। 5 में से 2 साल तो मानो निकल गए, 2029 को अभी 3 साल बचे, तो खरगे सरकार कब बनाएंगे? लेकिन बीजेपी का यानी मोदी जी का अपना बहुमत हाथ से फिसल गया है। इसका मतलब ही मोदी हार गए, मोदी का अहंकार हमने तोड़ दिया। ऐसी बकवास राहुल गांधी करते थे, आपको याद होगा। ये बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि उसी वक्त भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, अभी मोदी या बीजेपी क्या करेगी, उनका अपना बहुमत तो बचा नहीं, उनको नायडू और नीतीश के बैसाखी पर सरकार बनाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और उनके मर्जी से काम करना पड़ेगा। किसकी मर्जी लेकर बैठे हो भैया? नीतीश कुमार पिछले 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बने और अपनी मर्जी से हट गए और उन्होंने ही बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री लाकर बिठा दिया। तो बीजेपी में या एनडीए में किसकी मर्जी चलती है? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में किसकी मर्जी चलती है? तो इसलिए जब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हाथ से बहुमत निकल गया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, अब मोदी क्या करेंगे? तब मैंने बोला था उनको
कि क्या करेंगे, सरकार बनेंगे, सरकार चलाएंगे। और आपको याद होगा कि 10 दिन में नतीजे आने के बाद शायद एक हफ्ते में मोदी जी ने मिली जुली एनडीए की सरकार बनाई। और जब उनका चुनाव किया गया गठबंधन का नेता करके, उसके बाद उस वक्त भाषण करते हुए नीतीश कुमार ने बोला था, देर मत लगाओ, जल्दी जल्दी शपथ ले लो। तो उसके बाद चुनाव के नतीजों के बाद जो वीडियो मैंने बनाया, आज भी आप देख सकते हैं, शायद मुझे मिल जाए तो मैं वो लिंक में दे दूंगा। मैंने कहा था कि सरकार गिराएंगे कौन, चलाएंगे कौन। ये बात जब सोचते हो तो सिर्फ खेल आंकड़ों का नहीं होता, खेल हिम्मत का होता है। और अगर मोदी में हिम्मत है तो वो सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी, मिली जुली सरकार भी चला कर दिखाएंगे। और अगर बैसाखी पर चल रहा कह रहे हो, इसका मतलब कभी भी ये एनडीए की सरकार गिर सकती है, बात कर रहे हो। तो आप क्या गिराओगे? मोदी चाहते हैं सरकार गिराना, क्योंकि सरकार गिराने से मतलब बनता नहीं है। देश ने 2024 में पार्लियामेंट चुना है, लोकसभा चुना है, और लोकसभा में 543 एमपी चुनकर भेजे हैं। और वो 133 एमपी के लिए चुना हुआ है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना हुआ है। मोदी को हराना या मोदी को जिताना ये वोटर का मकसद है ही नहीं। वोटर ने पार्लियामेंट चुना है, और इसलिए अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी जिसके पास है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इसलिए मेजोरिटी नहीं है, इसलिए विपक्ष एक गणित बना के मोदी जी की सरकार गिरा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट तो चलती रहेगी, लोकसभा बर्खास्त नहीं हो सकती 5 साल पहले। और इसलिए जो सरकार गिराता है उसको सरकार बनानी भी पड़ती है। यानी सरकार गिराना आसान है, लेकिन सरकार गिराने के बाद अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, पर्यावरणवादी सरकार बनाना जरूरी होता है, जिम्मेदारी होती है। क्या विपक्ष वो जिम्मेदारी उठा सकता है? अगर नहीं उठा सकता तो क्या होगा ये सोचो। अगर मोदी की सरकार मेजोरिटी के कारण, माइनॉरिटी के कारण हार जाती है, तो विपक्ष को सरकार बनानी पड़ेगी। और वो सरकार बना नहीं पाए तो लोकसभा बर्खास्त हो सकती है, यानी मध्यावधि चुनाव आ सकते हैं। अगर सरकार बना ही लेता है विपक्ष और चला नहीं पाता, और कुछ महीनों में विपक्ष की सरकार गिर जाती है, तो फिर सरकार कौन बनाएगा? विपक्ष के नेता करके प्रधानमंत्री आज के जो नरेंद्र मोदी है, उनको फिर पूछा जाएगा क्या आप सरकार बनाओगे और चलाओगे? तो मोदी जी बोल सकते हैं कि मैं सरकार नहीं बनाना चाहता, लोकसभा बर्खास्त करो। तो लोकसभा का मध्यावधि चुनाव आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है, मैंने उस वक्त पहली रिएक्शन में कहा था, पहली रिएक्शन में, कि मोदी जी एक हफ्ते के पहले पहले नतीजों के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, तो उनके हाथ में सबसे एक बड़ा अधिकार आ गया है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर सत्ता में है, उसका मतलब उसके पास मेजोरिटी है। वो किसी भी वक्त देश के राष्ट्रपति को लोकसभा बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। और इसका मतलब साफ है कि मोदी जी 240 के बावजूद प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कभी भी लोकसभा बर्खास्त करके मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव ले सकते हैं। और आज अगर मध्यावधि चुनाव हो जाता है, 2024 हो, 2025 हो, या 2026 हो, 2027 हो, तो मोदी जी सिर्फ मेजोरिटी में नहीं आएंगे, एनडीए 400 के पार जा सकती है, बीजेपी अपनी पार्टी के 2/3 मेजोरिटी ला सकती है। और 2 साल बाद आज 2026 में विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि एक बिल हराकर, एक बिल को गिराकर, वो अगर समझ रहे वो तिस्मार खां बन गए, तो ऐसी बात नहीं है।
वो बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से, जिस शैली में देश को, देश की जनता को अपनी मन की बात बोली है भाषण करके, तो उनमें ये साफ बात झलक रही है कि अगर महिला आरक्षण के बारे में विपक्ष का ये एटीट्यूड रहा तो प्रधानमंत्री देश में मध्यावधि चुनाव भी कर सकते हैं और चुनाव से महिलाओं को अपने साथ लेकर 2/3 मेजोरिटी लाएंगे और महिला विधेयक, महिला आरक्षण और परिसीमन साथ साथ लेकर पार्लियामेंट में वो मसौदा फिर से अगली लोकसभा में पेश करके मंजूर करके ले सकते हैं। तो जो कुछ हुआ है वो आप समझ लो, जो हुआ है वह तो सिर्फ झांकी है। पार्लियामेंट में जो विधेयक बिल गिरा है वो एक झांकी है। पूरी रणनीति, पूरी राजनीति अभी बाकी है। दोस्तों, मैं इस पर आगे और बोलूंगा और डिटेल में बोलूंगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।